हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। सो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो व्यापम में होने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और व्यापम में अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो व्यापम किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसे हम आज देखने वाले हैं और इसका एक्सप्लेन भी साथ साथ में करते जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, जो भी नहीं देखे होंगे उसे भी एक बार जाकर ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अभी व्यापम में मोस्टली पूछा जा रहा है। अगर इसमें सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे तो 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। मेनली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1966 में लाया गया था। और ये क्यों लाया गया था? जो गेहूं और धान है उसके प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए, उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और अगर इसकी फादर की बात किया जाए तो अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और इंडियन का अगर पूछा जाए तो वो MS स्वामीनाथन को। सेकंड देखते हैं श्वेत क्रांति। ये इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो फादर हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और ये किससे रिलेटेड है? दुग्ध से, मिल्क से इससे रिलेटेड है। और थर्ड देखते हैं आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? फिशरी से। एंड जो लास्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन, ये फल से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RBI, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और अगर RBI की बात की जाए तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट ईयर है वो कौन सा है? 1935। ये भी आप याद रखिएगा। क्या पता अगला क्वेश्चन यही पूछ दे कि RBI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है ना। और क्या इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले आपका जब ये इस्टेब्लिशमेंट जब इसका हुआ था तब हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन अभी जो रिसेंट की बात की जाए तो इसे शिफ्ट कराकर कहाँ कर दिया गया है? मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। RBI का जो हेडक्वार्टर है वो अभी मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा तत्व पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रेंट है। देखिए दो टाइप के जो न्यूट्रेंट रहते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। अगर मैक्रो की बात की जाए तो कौन कौन सा मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आते हैं? आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और सल्फ़र भी आ जाएगा। अगर माइक्रोन्यूट्रेंट की बात किया जाए, है ना, माइक्रोन्यूट्रेंट की, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? आयरन, जिंक, बोरॉन, ये सभी किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रेंट में। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि माइक्रोन्यूट्रेंट में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि आयरन, बोरॉन, जिंक ये सारी क्या है? माइक्रोन्यूट्रेंट। नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ा इज़ द नेम ऑफ। अल्फ़ा है वो क्या है? मिनरल है, ग्रास है, ट्राइब है या एनिमल है ना? खनिज है या घास है या कोई किसी टाइप की जो जनजाति होती है वो है या कोई सा जानवर है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का बात हो रहा है तो अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं? लूसन, है ना। अल्फ़ा को और किस नाम से जाना जाता है? लूसन। ये एक प्रकार का चारा घास होता है जो कि जो दूध देने वाले जो पशु रहते हैं उनको खिलाया जाता है। अगला देखते हैं अरेंज द इवेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। समतापीय
समताप मंडलीय ओजोन परत को आपको सही क्रम में उसको जमाना है। ठीक है, फर्स्ट आपका देखते हैं क्या दिया है। CFC का उत्सर्जन, रिलीज ऑफ CFC। ये क्वेश्चन भी आपका कॉन्सेप्ट बेस पे है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे तो अपने आप ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहला देखते हैं रिलीज ऑफ CFC। जैसे मान के चलिए फ्रिज हो गया, AC हो गया, स्प्रे, ये सारी चीज़ों से क्या निकलता है, ये एक गैस होता है CFC। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करेंगे कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है ना। ये फ्रिज, AC, ये सबसे निकलने वाली एक गैस होती है। फिर सेकंड में आते हैं UV रेडिएशन ब्रेक CCl बॉन्ड। और जब ये गैस मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती है तो जो सूर्य की UV रेस रहती है वो क्या करती है, इस CCl बॉन्ड को तोड़ देती है। और जैसे ही उस CCl बॉन्ड टूटते हैं तो उससे क्या होता है, फ्री क्लोरीन जो रेडिकल रहता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड में यही आ जाएगा। और जो क्लोरीन रेडिकल वो क्या करता है, ओजोन जो रहता है O3 ओजोन, उसको तोड़कर O2 में कन्वर्ट कर देता है। और O2 में कन्वर्ट करने के बाद जब ओजोन लेयर जो रहता है वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, टूटने के बाद वो पतली होना स्टार्ट कर देता है ओजोन लेयर। और पृथ्वी पर जो UVB रेज होती है वो बहुत ज़्यादा पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्रम है ना, यही राइट है, KLMNO। इसका देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, KLMNO, ऑप्शन नंबर D, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आर, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। कैंपोस दिया हुआ है, पैम्पास दिया हुआ है, लानोस दिया हुआ है और वेल्ड दिया हुआ है ना। इसमें से जो दो है, ये आपका लानोस वाला और ये कैंपोस, ये किस में आते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। और बाकी ये जो पंपास और वेल्ड, ये किस में आते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा J और L। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, अगर एरिया पूछा तो जो कैंपोस है ये वेनेजुएला में मिलता है, और सॉरी ये मिलता है आपका ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील में मिलता है। और सेकंड पैम्पास की बात किया जाए तो ये अर्जेंटीना में मिलता है। लानोस जो मिलता है ये वेनेजुएला में मिलता है, और वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा J and L, ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं मैगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी। मैगनीज, पहले तो ये देखते हैं कि मैगनीज जो था वो था कौन। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था, यूनानी राजदूत। और इसने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, इंडिका। बाकी देख लेते हैं कि मेघदूत किसने लिखा था, ये कालिदास ने लिखा था। हर्षचरित, इसे किसने लिखा था, ये बालभट्ट द्वारा लिखा गया था। और रास तरंगिनी, ये कौन लिखा था, कल्हड़। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर, जो आपके इंडिया में 5 ईयर प्लान हुआ था उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं इसका, राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
जो इंडिया में 1951 से जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, ये इसका जो मेन टारगेट था वो समाजवादी पैटर्न का था, ना कि पूंजीवाद का, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये करेक्ट है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि ही जो इस योजना का जो लक्ष्य था वो आर्थिक विकास करना था। सेकंड है प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बढ़ाना, ये गलत है। सेकंड, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है ना, इसलिए पूंजीवाद वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों का उचित वितरण, ये सही है। जो जितने भी संसाधन हैं उसका अच्छे तरीके से वितरण करना इसका मेन जो टारगेट था। लास्ट देखते हैं गरीबी उन्मूलन, ये भी एक क्या है, राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JL और M। अगला देखते हैं भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 26 जनवरी, मोस्टली लोग 26 जनवरी टिक लगा कर आ जाते हैं, लेकिन जो संविधान दिवस है ना, लागू कब हुआ था अगर पूछा जाएगा तो वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन संविधान दिवस अगर पूछा जाएगा तो वो 26 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी। फर्स्ट है राधा कुमुद मुखर्जी ने, सेकंड है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, थर्ड है RD भंडारकर ने, या फोर्थ है रोमिला थापर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ये कब किया था, 1921 में। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 1922 को किसने किया था इसका खोज। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन झीलों और तालाबों में पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनता है। ये आपका क्या स्टेटमेंट दिया गया है, और इसका अधिकथन है यूट्रोफिकेशन जल निकायों में पोषक तत्वों के संवर्धन की प्रक्रिया है जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। और इसका कारण क्या दिया गया है, अत्यधिक शैवाल वृद्धि से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब शैवाल मर जाते हैं और विघटित हो जाते हैं तो जिससे जलीय जीवों का नुकसान होता है। तो ये दोनों राइट है आपका, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला। आपका जो अधिकथन है और कारण वो दोनों ही राइट है, और इसका जो कारण है वो इसका सही व्याख्या कर रहा है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के अनुसार कौन कौन से कथन सही हैं। ये क्वेश्चन जो है ये करंट और पॉलिटी दोनों का मिक्सअप सवाल है, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो जो ऑप्शन ट्रैप है ना उसमें आप फंस सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए प्रावधान है। ये बिल्कुल करेक्ट बात बोला गया है। जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और किस अनुच्छेद में, 243D, इसमें कम से कम कितने, वन थर्ड सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए प्रावधान है। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि 106वें संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले ऐसा कोई भी लागू प्रावधान नहीं था,
और जो विधान परिषद है उसमें तो महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। थर्ड देखते हैं हम लोग, संविधान का 106वां संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 106वां जो संशोधन है ये कब पारित हुआ था? 2023 में ना, 2023 में। तो उस टाइम पे लोकसभा और राज्य जो विधानसभा है उसमें, राज्य विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया गया था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, राज्य विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण था, इसलिए ये पॉइंट भी गलत होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 332A विधानसभाओं में महिलाओं के स्थानों के आरक्षण के संबंध में है। ये कथन सही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 332A की बात किया जा रहा है तो इसे 106वें संशोधन जो किया गया था उससे जोड़ा गया है और इसमें राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित बताया गया है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।